कॉफी पर कुरुक्षेत्र शो में मेहमानों द्वारा व्यक्त की गई राय और कमेंट्स उनके निजी विचार हैं। मेहमानों की राय को इंडिया टीवी या शो के होस्ट की राय ना मानी जाए। इंडिया टीवी का मकसद किसी भी व्यक्ति या वर्ग की भावना को ठेस पहुंचाना नहीं है। नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का आपके प्रोग्राम कॉफी पर कुरुक्षेत्र में। मैं हूं सौरभ शर्मा, आपके साथ रोज की तरह बातें खुलकर करते हैं और वो बताते हैं आपको जो कोई और नहीं बताता। और आज बात हम करने जा रहे हैं भारत और अमेरिका के बीच हुई ट्रेड डील की। आज हम इसकी बात क्यों कर रहे हैं कि एक तो इस प्रोग्राम में बात हुई नहीं थी, दूसरा पार्लियामेंट में इसको लेकर के बार बार सवाल पूछने के प्रयास हो रहे हैं, लेकिन पार्लियामेंट चल ही नहीं रही है, लोकसभा चल नहीं पा रही, राहुल जी बोल नहीं पा रहे, तो इसलिए वहां पर यह चर्चा नहीं हो पा रही। ऑल्दो वहां पर कॉमर्स मिनिस्टर का स्टेटमेंट हो चुका है, पीयूष गोयल जी ने बाहर भी एक लंबी विस्तृत प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सारे सवालों के जवाब दिए, लेकिन फिर भी सवाल अभी भी पूछे जा रहे हैं। तो आज हमने ऐसे 3 लोग बुलाए हैं जो अपने अपने काम के एक्सपर्ट तो हैं ही, खासकर इस डील पर आपको वो कुछ इंसाइट दे सकते हैं। हमारे साथ हैं भारत के पूर्व राजनयिक, कई देशों में आपके राजदूत रह चुके हैं, अशोक सज्जनहार साहब। सर, बहुत स्वागत है आपका। और ये चीज उनके बारे में खास मैं आपको बता दूं कि ऐसी कई ट्रेड नेगोशिएशंस का वो भारत के प्रतिनिधि के तौर पर हिस्सा रह चुके हैं। ईयू ट्रेड डील जो अभी हुई है 2007 में शुरू हुई थी, सर उसका भी पार्ट रह चुके हैं, तो हमें पता चलेगा ये डील्स होती कैसे हैं, कैसे गिव एंड टेक जो है वो होता है। हमारे साथ एजुकेटर अंकित अवस्थी जी हैं। अंकित ने इस ट्रेड डील पर बहुत डिटेल में जाकर के काम किया है, उन्होंने इस पर कई वीडियोस भी बनाए, हो सकता है आपने सुने हो। और उनकी खासियत सबसे बड़ी ये है, इसके बारे में जो डिटेल वो देंगे वो एक आम भाषा में आपको समझा सकते हैं हमारे लिए इसमें क्या अच्छा है क्या नहीं, क्या हमने कुछ जरूरत से ज्यादा कंसीड कर दिया अमेरिका को, या ये डील ज्यादा हमारे फेवर में, इसकी बात। और फॉरेन पॉलिसी की एक्सपर्ट है हमारे साथ प्रोफेसर अंशु जोशी जी। मैम, बहुत स्वागत आपका भी। और फॉरेन अफेयर्स वो जानती हैं कैसे कंडक्ट होते हैं, और इस डील को लेकर के दुनिया जो है वो इसको कैसे देख रही है, ये अमेरिका के हित में ज्यादा है या भारत के हित में ज्यादा है, क्या हमने ये डील करके वाकई कोई बड़ा काम किया है अपने देश की जनता के लिए, या इसमें रियायतें ज्यादा है, ये सारी बातें करेंगे। सर, मोटा मोटा आज हमने कहा कि इसको क्वेश्चन फॉर्मेट में कर लें ताकि सवाल, सीधा सवाल और सीधा जवाब आ जाए। 14-15 सवाल हैं अलग अलग, कुछ पॉलिटिक्स से जुड़े हुए हैं, आप में से कोई भी आंसर कर सकता है वो, कुछ इकोनॉमिक अफेयर्स से जुड़े हुए हैं, डील से जुड़े हुए हैं, और कुछ जो हैं वो हमारी एम्प्लॉयमेंट से जुड़े हुए हैं, कुछ तेल से जुड़े हुए हैं। तो मैं शुरुआत में मोटे 4 सवाल है मोटे तौर पर। पहला कि ये हम पहले पे करते थे, ये 50% टैरिफ लगने से पहले 2-3% टैरिफ हमारे एक्सपोर्ट जो अमेरिका में जाते थे, अब वो 18% हो गया। तो ऑपोजिशन कह रहा है इस पर खुश होना चाहिए या ये इस पर विवाद होना चाहिए कि आप 3 से 18 में पहुंच गए। हम खुश हो रहे हैं कि वो 15 से 50 से घटा के 18 हो गया। सवाल नंबर 1। दूसरा, क्या आपने अपने किसानों और पशुपालकों के साथ कोई नाइंसाफी की है? क्या इस सेक्टर को खोला गया है उनके लिए, या ये फुल्ली प्रोटेक्टेड है जैसा सरकार बता रही है? इस पर क्यों विपक्ष को अभी भी अंदेशा है? तीसरा, कि आपने रूस से तेल ना खरीदने का क्या वादा अमेरिका से किया है, क्योंकि वो कह रहे हैं हम नजर रखेंगे और अगर हमने तेल खरीदा भविष्य में तो हम पर वो 50-25% की पेनल्टी फिर से लग सकती है। और चौथा, आपने ये कमिटमेंट दिया है कि आप अमेरिका से $500 अरब का सामान 5 साल में खरीदोगे। तो ये आप कौन सा सामान खरीदोगे, और क्या ये जो अभी तक हमारा ट्रेड सरप्लस चल रहा था वो खत्म हो जाएगा? मतलब हम नेट एक्सपोर्टर थे, क्या अब हम नेट इंपोर्टर बन जाएंगे अमेरिका के साथ व्यापार में? सर, पहले तो कॉमन सवाल, ये डील जो हुई है, इज इट अ बिग डील? और दूसरा, क्या ये हमारे फेवर में है? जी, दोनों के बहुत शुक्रिया सौरभ मुझे यहाँ पर आमंत्रित करने के लिए। तो दो आपने प्रश्न पूछे हैं, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, और दोनों का जवाब मैं हाँ में दूंगा। इट्स अ वेरी बिग डील, क्योंकि अमेरिका हमारे लिए सबसे बड़ा एक्सपोर्ट मार्केट है, वहाँ पर जो हम निर्यात करते हैं। और ये हमने देखा है, जो कोई भी देश अगर अपना प्रगति करना चाहता है, उत्थान करना चाहता है, बिना एक्सपोर्ट के, बिना ट्रेड के नहीं कर सकता है। तो हमको एक्सपोर्ट करना चाहिए। जैसे आपने बताया, करीब पिछले 2024-25 में 85-86 बिलियन डॉलर का हमारे वहाँ पर निर्यात था, करीब 45 बिलियन डॉलर का वहाँ से आयात था। ये हम केवल ट्रेड इन गुड्स की बात कर रहे हैं, ट्रेड इन सर्विसेज नहीं कर रहे हैं, क्योंकि ये जो बातचीत हो रही है ये ट्रेड इन सर्विसेज की नहीं हो रही है। तो इसीलिए इसमें अगर हमारी और बढ़ोतरी होती है, अभी जो उन्होंने पिछले अगस्त में 50% हमारे ऊपर टैरिफ लगा दिया था, तो हमारी जो लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्री है, एमएसएमईज है, वो एकदम थम गई थी, रुक गई थी, उनका एक्सपोर्ट बहुत कम हो गया था।
टेक्सटाइल गारमेंट्स देख लीजिएगा, अपैरल देख लीजिएगा, लेदर फुटवेयर देख लीजिएगा, मरीन प्रोडक्ट्स देख लीजिएगा, फिशरीज देख लीजिएगा, जेम्स एंड ज्वेलरी, ये यहाँ पर एकदम वो जो निर्यात था खत्म हो गया था। तो इसका अगर ये 50% से लेकर कम होता है 18%, तो ये बहुत बेहतरी है। एक आपने प्रश्न पूछा था जो पहले 2-3-4% पर जाता था, अब 18%। देखिए, इसमें हमें देखना है हमारी प्रतिस्पर्धा किसके साथ है, हमारा कंपटीशन किसके साथ है। टेक्सटाइल और अपैरल का देखिए तो ये आपका बांग्लादेश और वियतनाम के साथ है, उनका कितना टैरिफ लगा हुआ है, 20% लगा हुआ है। आपका जो जेम्स एंड ज्वेलरी किसके साथ है, जो वियतनाम और मलेशिया के साथ है, उनका कितना टैरिफ लगा हुआ है, 20% लगा हुआ है। देखिए, दो चीज मैं इसमें यह कहूंगा, जो टैरिफ जो लगता है वो कौन देता है, आपकी कंपनी नहीं देती है, वो जो अमेरिका में इंपोर्ट कर रहा है, जो कंज्यूमर है, वो टैरिफ देता है। हमें खाली ये देखना है जो हमारा कंपटीशन कितना बरकरार है, उससे हम आगे हैं या नहीं। जब 50% था हमारे ऊपर, 20% था बांग्लादेश के ऊपर, 20% वियतनाम, 35% चीन के ऊपर, तो तब हम बहुत ही उसमें से तब एडवांटेज उनको था। अब हमारा 18% है, तो हम ये उनके कंपटीशन से है, उससे डील कर सकते हैं। तो हम उनसे बेटर पोजीशन में आ बिल्कुल बेटर पोजीशन, हमारा सामान उनसे सस्ता जाएगा जी। तो बड़ा डील है यकीनन, और हमें एडवांटेज है इससे। और दूसरा ही कहा, मतलब जो पहले 2-3% अब 18% हो गया, तो वो टैरिफ सबके लिए ही बढ़ा है एक तो जी, और उसमें भी हमारा कम बढ़ा, यही कह रहे हैं ना सर जी, जी। सो हम अभी भी एडवांटेजेस बिल्कुल, ये तो एक बात हो गई। दूसरा ये जो एग्रीकल्चर वाला, ये ज्यादा थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड इशू है। मैं देख रहा हूं पार्लियामेंट के अंदर भी, पार्लियामेंट के बाहर भी, तमाम इंटरव्यूज में कॉमर्स मिनिस्टर पीयूष गोयल ने साफ साफ कहा कि हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर पर इससे कोई चोट नहीं आएगी, इसका हमने उसको ओपन नहीं किया है। लेकिन अगर आप उनका रीड आउट पढ़ें अमेरिकियों का, तो वो बहुत सी चीजें बता रहे हैं कि जो हमने कमिट किए हैं एग्रीकल्चर में और डेयरी में, जो हम उनसे खरीदेंगे, जैसे एनिमल फीड भी है, कुछ फ्रूट्स भी हैं, ट्री नट्स हैं, व्हाटएवर, बहुत ज्यादा आप डिटेल आप ज्यादा जानते हो। तो नेट हमारा वो जो जिस सेक्टर को बचाना है, कृषि सेक्टर को जिसको सपोर्ट करना है, वो अभी भी बचा हुआ है या उसका कुछ पार्ट खोल दिया है हमने? ठीक है, धन्यवाद सौरभ जी। जैसा सर ने अभी शुरुआत में कहा कि ट्रेड डील हमारे फायदे में है, मैं इसमें एक लाइन और ऐड कर देता हूं कि इंडिया को एक्सपेक्टेशन थी मदर ऑफ ऑल ट्रेड डील के बाद फादर ऑफ ऑल ट्रेड डील सुनने की, डैडी ऑफ वो तो अभी अनाउंसमेंट नहीं हुआ है। और सबसे बड़ी बात, इस पर जल्दी प्रतिक्रिया देना भी हमको थोड़ा बचना चाहिए, क्योंकि अभी इसमें और पन्ने खुलने बाकी हैं, क्योंकि 15 मार्च तक क्लैरिटी ऑफ थॉट्स आएगा कि अल्टीमेटली ये कहां जा रही है। लेकिन जितना आ चुका है, क्योंकि शुरुआत में ट्रंप के अनाउंसमेंट से जब बात निकल कर आई और वहां का एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री ये बोलती है कि हमें बहुत कुछ फायदा होने वाला है इंडिया के बाजार से, सवाल लाजमी था। वो 6 तारीख के दिन क्लियर हुआ जब ट्रंप का या व्हाइट हाउस का एक पत्र बाहर निकल कर आता है। उसमें जो एग्रीकल्चरल गुड्स है जिस पर सरकार बोलती है कि हमने साफ मना कर दिया, वो चीजें हैं जो मेजरली इंडिया प्रोड्यूस करता है। लेकिन बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो लाइव स्टॉक फीड्स में काम आ रही हैं, जैसे रेड सोरगम की बात हुई, ज्वार जिसको हम बात कर रहे हैं। साथ ही साथ में एक डीडीजी करके एक उत्पाद है जिसको आप समझिए कि खली, पशु के लिए खली, जब आप सरसों के अंदर से तेल निकाल लेते हैं, जो बचा हुआ रवा रह जाता है, खली जैसे सामान को समझिए, जो पशु चारे के रूप में यूज आता है, लाइव स्टॉक फीड के उपयोग के लिए। तीसरा एक चीज और उसमें था, एग्रीकल्चरल वाली लाइन में ही लिखा हुआ था, स्पिरिट वाली लाइन, उसको बहुत ही स्मार्टली प्ले कर दिया गया। वो कितना सही है कितना गलत है आने वाले समय पे एनालाइज होगा। आपने रिसेंट डेज में एक चीज ऑब्जर्व की हो बायोफ्यूल पॉलिसी के लिए, कि भारत ने इथेनॉल का जो यूज है वो पेट्रोल में यूज करना शुरू किया है। पेट्रोल में जैसे जैसे उसका यूज बढ़ता जा रहा है, देश में बायोफ्यूल की डिमांड बढ़ रही है। हमारे किसानों को एक कंपिटिटिव एडवांटेज इस बात का मिल सकता था कि जिस एमएसपी पर वो फसलें बेचते थे, अपनी अतिरिक्त उत्पादकता को वो बायोफ्यूल में कन्वर्ट करने के लिए बेच सकते थे, इथेनॉल प्रोड्यूस करने के लिए। उससे उन्हें और अतिरिक्त लाभ हो सकता था। ये सब हो सकता में चल रहा है, क्योंकि अभी इस पे बहुत ज्यादा व्याख्याएं आना बाकी हैं। लेकिन अगर हम उस स्पिरिट को ले लें, स्पिरिट इटसेल्फ इज अल्कोहल, और अल्कोहल ब्लेंड होता है पेट्रोल के साथ। अगर भारत $500 बिलियन का गुड्स परचेज 5 साल में करने का वादा करता है, तो उसमें स्पिरिट एक बहुत बड़ा रोल प्ले कर सकता है, इन दैट सेंस कि हम अपने एग्रीकल्चरल गुड से अपने किसानों के हितों की रक्षा करते हुए, कि हमारे यहां पर जो भोजन के लिए आवश्यक अनाज है वो भी मिलता रहे, और हम अमेरिका से स्पिरिट परचेज करते हुए हमारी जो बायोफ्यूल पॉलिसी है, जिससे पॉल्यूशन कंट्रोल करना चाहते हैं, पेट्रोल के प्राइसेस को कंट्रोल करना चाहते हैं, उन सबको भी करते ले जाएं।
तो इन दैट सेंस एग्रीकल्चर में जितना अभी पता चला है उसके ये मायने मैं निकाल पा रहा हूं। मेजर जो हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर है वो ओपन नहीं हुआ है, नहीं हुआ है। जो खाद्य पदार्थ सब फल स्पष्ट रूप से सब्जियां मना है, फल अनाज मना है, मसाले मना है, अनाज मना है, इनमें कोई एंट्री नहीं है। इंटरेस्टिंग पार्ट है जीएम क्रॉप को लेकर के, जिसके बारे में हम और सर पहले भी बात कर रहे थे थोड़ी देर पहले, कि ट्रंप का जो अपना वोट बैंक है वहां पर मेजरली मक्का पैदा होती है और वो मक्का को अब तक बेचता आ रहा था चाइना में। अभी रिसेंटली अगर आप 5 दिन पहले का अपडेट देखें तो उनके एम्बेसडर ने बांग्लादेश में मक्का भिजवाई है। बांग्लादेश मक्का का इंपोर्टर बन गया, चाइना मक्का के ऊपर रोक के, मेज को रोक के बैठ गया है। लगातार अमेरिका प्रयास कर रहा था कि इंडियन लाइव स्टॉक्स जो हैं वो वहां का मक्का खा ले, लेकिन चूंकि वो जीएम क्रॉप है, जेनेटिकली मॉडिफाइड है, उसके साथ दिक्कत क्या है सर, फसल खाने में बुराई नहीं है, आपकी डिपेंडेंसी अमेरिका पे हो जाएगी। जिस मक्का को हम बीज से उत्पादन कर सकते हैं उसके लिए आपको कंपनी से मक्का का बीज खरीदना पड़ेगा, क्योंकि उन्होंने इंजीनियर्ड कर दिया है कि वो अलाउ नहीं किया। हम मक्का पर मना होगा, कॉटन भी हमने अलाउ नहीं किया। वो सारी चीजें जो हमारे किसान पैदा कर सकते हैं और उन्हें कंपनी पर, जैसे हम बीटी कॉटन के बारे में मिनेसोटा जैसी कंपनियों का जिक्र करते थे, उन सब पर साफ इनकार हो गया। एक चीज मैं सुन रहा था, एडिबल ऑयल कोई शायद, हाँ, एडिबल ऑयल के अंदर सोयाबीन ऑयल को लेकर के बात हो रही है। सर एडिबल ऑयल ऑलरेडी इंडिया इंपोर्ट करता है। इंपोर्ट के समय आपके सामने ऑल्टरनेटिव्स अब हो जाएंगे। वैसे ही हम लोग बहुत ज्यादा पाम ऑयल लेके खा रहे हैं, मलेशिया, इंडोनेशिया हमारे लिए ऑलरेडी इंपोर्ट कर रहे थे, हम इंपोर्ट कर रहे हैं, तो अब वो एक और अमेरिका से ले लेंगे तो कोई बड़ी बात नहीं है। तो जीएम क्रॉप्स में जिसका बहुत ज्यादा हमारे ऊपर प्रेशर बना हुआ था, अमेरिका बार बार बोल रहा था कि मेरे जीएम क्रॉप्स को खरीदो। ट्रंप ने इस चीज को लेकर काफी प्रेशराइज भी किया और सरकार ये अपेक्षा कर रही थी कि इस पॉइंट पर हम नेगोशिएट नहीं करेंगे। एक लास्ट लाइन इसमें ऐड कर दे रहा हूं, जीएम क्रॉप्स के अलावा देश का एक बड़ा मुद्दा था सर, वो था नॉन वेज मिल्क का। उस नॉन वेज मिल्क पर भी साफ इनकार कर दिया गया है कि डेयरी गुड्स में हम कुछ भी इंपोर्ट्स नहीं करेंगे। तो किसानों के हितों का जो बहुत बड़े सेंसिटिव मुद्दे थे, क्योंकि भारत में पशुपालक और किसान बहुत बड़ी, आधी से ज्यादा हमारी इकोनॉमी को या जनता को या पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करते हैं, हमने उनके हितों को सुरक्षा भी कर ली है। ये पॉइंट है सर एग्रीकल्चर के पॉइंट पे। एग्रीकल्चर इज सेफगार्डेड सर। एक ये क्लैरिटी मिल गई। अब मैं मैम से तेल वाली बात करता हूं, फिर बाकी सारी बातें हो जाएंगी। क्या हमने कोई कमिटमेंट किया है कि हम रूस का तेल नहीं खरीदेंगे? वो कह रहे हैं कि किया है। वो कह रहे हैं कि अभी फिलहाल हम 25% पेनल्टी हटा रहे हैं, हम वॉच करेंगे, इन्होंने फिर खरीदा तो हम फिर लगा देंगे। मैं अभी पुतिन साहब का एक स्टेटमेंट सुन रहा था, उनसे सवाल हुआ ये, तो उन्होंने कहा कि इंडिया की लीडरशिप को मैं जानता हूं और वो किसी दबाव में नहीं आएंगे, लेकिन उन्होंने साथ में ये कहा अगर भारत हमसे तेल खरीदना बंद करता है तो उसे 9 से 10 बिलियन डॉलर का नुकसान होगा, क्योंकि जो डिस्काउंट हम दे रहे हैं वो दुनिया में कहीं और नहीं मिलेगा। तो क्या हम रूसी तेल ना खरीदने की कमिटमेंट करके अपना नुकसान करा रहे हैं? पहली बात तो अभी तक हमने रूसी तेल नहीं खरीदेंगे ऐसा कोई कमिटमेंट नहीं किया है। भारत बहुत टफ निगोशिएटर है। अगले 2 से ढाई मिनट में मैं समझाने का प्रयास करूंगी, उसमें 3-4 बिंदु रखूंगी। बात तेल से ही शुरू करते हैं। तो युद्ध के दौरान रशिया ने हमको $25 पर बैरल डिस्काउंट देना शुरू किया तेल पर। हमने उसका अपनी स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी को लेवरेज करते हुए, अपने नेशनल इंटरेस्ट्स को ध्यान में रखते हुए रशिया को अपना प्रमुख ऐसा देश बना लिया जिससे हमने ऑयल एंड गैस लेना शुरू किया। लेकिन हम ये भी समझे सौरभ कि हम रशिया के अलावा यूएई से, सऊदी से, इराक से, वेनेजुएला से और अमेरिका से ऑलरेडी ऑयल एंड गैस लेते हैं। आज वो डिस्काउंट घट के $8 पर बैरल हो गया है। तो डिस्काउंट रशिया की तरफ से भी बहुत कम हो चुका है। ये मैं इस हवाले से नहीं कह रही हूं कि हम तेल खरीदना बंद कर रहे हैं, पर मैं आपको वस्तुस्थिति बता रही हूं। भारत एक ऐसा देश है जो वैश्विक राजनीति में अपने नेशनल इंटरेस्ट्स और अपनी आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए डिसीजंस लेता है। तो अभी जो ट्रंप के या अमेरिका से स्टेटमेंट्स आ रहे हैं, हम उस पर विश्वास ना करें, क्योंकि रशिया से हम तेल या गैस खरीदना इसलिए पूरी तरह से बंद नहीं करेंगे कि वहां एक अलग स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है हमारी और भरोसे का, साझेदारी का एक अलग ही रिश्ता है। लेकिन ये जो हमारी तेल की जरूरत है, इसको हमने निश्चित तौर पर पिछले कुछ वर्षों में डाइवर्सिफाई किया। जैसे कि मैंने आपसे बताया कि रशिया इज नॉट द ओनली कंट्री जिससे हम तेल और गैस खरीद रहे हैं। तो इसको मैं दूसरे बिंदु से जोड़ दूं, हमने अगले कुछ वर्षों में फेज्ड बाइज मैनर में इस ट्रेड डील के माध्यम से $50 बिलियन के निवेश की बात की है। वहां पर फिर एविएशन, एनर्जी, स्टेल्थ टेक्नोलॉजी, डिफेंस इक्विपमेंट, इस तरह के जो महंगी वस्तुएं, उत्पाद हैं, वो फिर हमें सिनेरियो में आते हुए मैं उस पर आता हूं, मैं ऑयल पर ये क्वेश्चन एक बिंदु में ये जोड़ना चाह रही थी, क्योंकि हम एग्रीकल्चर और डेयरी के प्रोडक्ट्स को लेकर के बात कर रहे थे। भारत ने यूएई के लिए, ईयू के लिए, ऑस्ट्रेलिया के लिए, न्यूजीलैंड के लिए, किसी के लिए ये क्षेत्र नहीं खोला। यहां तक कि न्यूजीलैंड के जो फॉरेन मिनिस्टर है विंस्टन पीटर, उनका पिछले दिनों ये स्टेटमेंट आया कि भारत की कितनी बड़ी कूटनीतिक जीत है हमसे डील करके, क्योंकि न्यूजीलैंड
विश्व का सबसे बड़ा डेयरी सुपर पावर माना जाता है। हमने न्यूजीलैंड तक के लिए डेयरी का क्षेत्र नहीं खोला, तो हम अमेरिका के लिए कैसे खोलते सर? मेरा सर हमने नहीं खोला। वो ठीक है, आपने ये एग्रीकल्चर डेयरी हमने किसी के लिए नहीं खोला, यूएस के लिए भी नहीं खोला। अगेन कमिंग बैक टू ऑयल, हम ब्लैक एंड व्हाइट में बात नहीं कर रहे सर। भारत सरकार, आप कॉमर्स मिनिस्टर से पूछिए, वो कहते हैं फॉरेन मिनिस्ट्री से पूछिए, इसका सवाल जवाब फॉरेन मिनिस्ट्री देगी। फॉरेन मिनिस्ट्री से जवाब होता है तो वो कहते हैं भारत अपने सारे हितों को देख करके फैसले करेगा, वो भी कोई यस और नो में आंसर नहीं देते। ट्रंप बड़ा क्लियरली कह रहे हैं इंडिया इज कमिटेड टू नॉट बाइंग रशियन ऑयल। डेटा ये बता रहा है कि अभी ये जनवरी फरवरी का आपका पीक जब था तो आप उससे 21 मिलियन बैरल पर डे खरीदते थे पिछले साल मार्च के आसपास। आज वो घट के आ गया है करीब 11.5 मिलियन बैरल पर डे पर, आधा हो गया, आप ऐसा कह सकते हैं। अभी भी हमारा सबसे बड़ा सप्लायर रूस ही बना हुआ है। क्या इसमें कोई ग्रे एरिया जानबूझ के भारत ने छोड़ा है और ट्रंप ने भी उसको ओके किया हुआ कि अच्छा तुम कम कर दो, भले ही बंद मत करो, हमारी भी रह जाएगी बात, तुम्हारी भी रह जाएगी, ऐसा है क्या? देखिए, दो बातें मैं इसमें कहना चाहूंगा। राष्ट्रपति जो ट्रंप हैं, मतलब हम देखते हैं पिछले 1 साल से वो बहुत ही ज्यादा अतिशयोक्ति में बात करते हैं, बहुत ही ज्यादा एग्जैजरेटेड करते हैं। तो जैसे उन्होंने कहा $500 बिलियन का, उन्होंने एक मिसाल दी, तो लोग ये समझने लगे जो 1 साल में $500 बिलियन भारत इसको इंपोर्ट करेगा। तो इसीलिए आपने देखा यहां पर इतना हंगामा हुआ, जो हम तो टोटल $720 बिलियन इंपोर्ट करते हैं, $500 बिलियन अमेरिका से कैसे हम करेंगे? तो एक तो बात है, वट एवर मिस्टर ट्रंप सेज, you need to take it not with a pinch of salt but with a dollop of salt, क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा उसको अतिशोक्ति में बात करते हैं, एग्जैजरेट, सभी कुछ 0% में चला जाएगा भारत में। तो ये सब बहुत ही कुछ हद तक इसमें तथ्य हो, फैक्ट हो, परंतु अदरवाइज इसको बहुत ही ज्यादा। दूसरी बात मैं ये कहूंगा, देखिए भारत आजकल कितने देशों से ऑयल आयात करता है? 41 कंट्रीज, 41 देशों से। तो इसीलिए ऐसी बात नहीं है जो एक ही देश है, जो रूस है, जिससे हम ले रहे हैं। जैसे अभी अंजू जी ने बताया, 2022 से पहले हम कितना इंपोर्ट करते थे रूस से? 1% और 2%, उससे ज्यादा नहीं। ज्यादा हमारा वहां से आता था, मिडिल ईस्ट से आता था। अभी हमने वहां से इसलिए लेना शुरू किया, देखिए उस समय इट वॉज नॉट सो मच ऑफ अ स्ट्रेटेजिक डिसीजन। उस समय हमने लेना किया, हमको वो दे रहे हैं, डिस्काउंट दे रहे हैं, तो आप वहां से ले लीजिएगा, आपका सस्ता है वहां पर। और फिर उस समय अमेरिका ने भी आपसे कहा था जो आप ले लीजिएगा, क्योंकि अगर कोई नहीं लेगा रूस का तेल तो विश्व में जो दाम है, कीमत है तेल की, बहुत ऊपर बढ़ेगी। उसके बावजूद हम पे 25% टैरिफ लगाया ना। एक्चुअली सवाल ये है ही नहीं कि हम रशिया से बंद कर देंगे तेल लेना तो रशिया हमसे नाराज हो जाएगा। लोगों के मन में जो सवाल है, हमसे भी ज्यादा तेल लेते रहे हैं। मैं कह रहा हूं सवाल ये नहीं है कि वो चीन पे क्यों नहीं लगा रहा, वो मर्जी है भाई, लगा पड़ा। अब तो 37% है, ट्रंप पे तो 18% हो गया। ट्रंप एक अनप्रेडिक्टेबल इंसान है, वो क्या करेंगे कोई नहीं जानता। बिल्कुल। अपने यहां पर सवाल ये है और चिंता ये है कि आज ट्रंप ने आपके किसी तो हमने कुछ तो उनको कहा है, या रूसी तेल को लेके हमने कुछ तो ऐसा एक्शन लिया है जिसकी वजह से उन्होंने 25% हटा दिया। कल को वो लगा नहीं देगा, इसकी क्या गारंटी है? उसके लिए हम क्या करेंगे? जी, आप 1 मिनट दीजिए, मैं उसमें बताऊंगा। देखिए, वो कमी हमारे इंपोर्ट्स में इसलिए हुई है वहां पर रूस से, क्योंकि 2 एंटिटीज को उन्होंने सैंक्शन कर दिया, रोसनेफ्ट और लुकोइल। और यहां पर जो बड़े इंपोर्टर्स हैं, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, जो बड़े इंपोर्टर्स हैं वो देखते हैं जो भाई कैसे उनका वहां पर इन्वेस्टमेंट और उनका जो ट्रेड रिलेशन है अमेरिका के साथ बहुत ज्यादा है, तो वो अमेरिका के सैंक्शंस को वायलेट नहीं करना चाहते हैं। हमने दूसरी बात कही है, जो इसमें गवर्नमेंट नहीं डायरेक्ट करता है हमारी कंपनीज को, जो आप रूस से खरीदो, यूएई से खरीदो, वेनेजुएला से, ये उनके ऊपर पूरी तरीके से निर्भर है। वो प्राइस को देखकर, वो ग्लोबल मार्केट कंडीशंस को देखकर जहां जाना है वो जाएंगे। और वो यहां पर जो 1.4 बिलियन लोग हैं, उनकी जो एनर्जी सिक्योरिटी है उसको ध्यान से रखना, उसको, वो हमारा काम है। अब ये दोबारा नहीं लगेगा सैंक्शन, आप ले रहे हैं ना? ये नहीं, मैं ये कह रहा हूं, देखिए एक और चीज इसमें आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। जो हम समझते हैं और मेरे ख्याल से पूरा विश्व समझता है, ट्रंप भी समझते हैं, रूस और यूक्रेन का युद्ध बहुत जल्दी खत्म हो सकता है। तो ये मुद्दा ही खत्म हो जाएगा, ये मुद्दा ही खत्म हो जाएगा। चलिए ठीक, नहीं लगना चाहिए दोबारा, बस ये है बात बड़ी है कि 25%। अब एक सवाल ये पूछा गया कि आपने खुद तो 18 पे खुश हो रहे हैं हम,
18% पे, और सारे अमेरिकी सामान पे ये आरोप लगाया जा रहा है कि आपने सारे अमेरिकी इंपोर्ट पर ड्यूटी जो है वो जीरो कर दी है। क्या हमने उनको ब्लैंकेट जीरो दे दिया है, वो कोई भी चीज हमारे यहाँ बेच सकते हैं? उसी से जुड़ा सवाल ये है, क्या अमेरिका के जैसे अभी चाइना के सामान हमारे यहाँ बहुत आते हैं, ऐसे क्या अब अमेरिकी सामान का डंपिंग ग्राउंड भारत बनने वाला है? सर जो प्रश्न है उसका तो आंसर 15 मार्च तक के लिए आपको वेट करना पड़ेगा। अभी कोई भी व्यक्ति इस बारे में बोल करके जल्दबाजी करेगा, क्योंकि अभी तक डिटेल डॉक्यूमेंट नहीं आया है। हल्का सा हमें ध्यान देना होगा। 2 तारीख का ट्रंप का अनाउंसमेंट अपनी तरफ से था, भारत की तरफ से नहीं। 6 तारीख को यह क्लैरिटी करना कि 7 तारीख की सुबह 0001 पर भारत पर से 25% सैंक्शनड टैरिफ हट रहे हैं, यह भी उनकी तरफ से अनाउंसमेंट था। 15 मार्च तक जो हम बार बार एक विषय को लेकर के चर्चा कर रहे हैं, मैं उसमें हल्का सा इनपुट देना चाहूंगा, और वो इनपुट ये है सर कि भारत का जो सर ने अभी बताया, रशिया यूक्रेन युद्ध रुकने के बाद में जो ग्रे एरिया है ना, असल में भारत ने टाइम बाय किया है। मार्च 15 तक का इंतजार इसलिए क्योंकि हम तेल खरीदने पर इनकार नहीं किए हैं। ट्रंप लगातार पुतिन से इस बात के नेगोशिएशन में है कि मैंने इंडिया से ट्रेड डील कर ली है जिसके तहत तुम्हें तेल खरीदने से वो रोक देगा, वो तुम्हारा तेल नहीं खरीदेगा। अब तुम आ जाओ टेबल पर बैठकर कि युद्ध रोक दोगे। इंडिया मानता है कि मार्च तक वो दोनों के बीच में समझौता हो जाएगा, उस पर से जैसे ही प्रतिबंध हटेंगे हमारी मित्रता भी बरकरार रह जाएगी और काम भी चला जाएगा। पर इसी मुद्दे पर एक डेटा ऐड कर रहा हूं। उन्होंने बोला है, जो रूस के राष्ट्रपति हैं ज़ेलेंस्की, कि ट्रंप ने जून तक की डेडलाइन दी है। उसके पुतिन सॉरी यूक्रेन के राष्ट्रपति ने कि जून तक की डेडलाइन हमको दे दी। हाँ, लेकिन सर जो अभी प्रेशर टैक्टिक्स चल रही हैं, जिनको लेके सर ने अभी अपडेट किया, वो यही चल रही हैं। और आखिर में कि पुतिन का कहना कि वो इतना % हमको 8-10 बिलियन का जो लॉस होगा, उसमें मैं एक फैक्ट ऐड करना चाहूंगा। इंडिया ने पिछले 4 सालों में 17 बिलियन का ही प्रॉफिट कमाया है सर, रूस से व्यापार करके। कुल $168 बिलियन का युद्ध के बाद हमने रूस से तेल खरीदा, $17 बिलियन का हमें लाभ हुआ, जबकि अमेरिका से हर साल $41 बिलियन फॉरेक्स हम गेन करते हैं। फॉरेक्स से मतलब हम ट्रेड के अंदर फायदा ले जाते हैं, ट्रेड बेनिफिट सरप्लस में लेके चले जाते हैं। इंडिया के ट्रेड बेनिफिट्स में ये लाइन जुड़नी चाहिए कि 17 बिलियन वर्सेस 45 बिलियन या 41 बिलियन को कहां कंसीडर किया जाएगा। ठीक है, अब जो आखिरी प्रश्न जो आपने अब ऐड कर दिया कि हमारे कितने पदार्थों पे से वो हट गया, 0% रह जाएगा या नहीं। इंडिया के तो 1900 गुड्स ऐसे हैं जो 10 बिलियन के एक्सपोर्ट में आते हैं, जिन पर 0% टैरिफ लगेगा। अच्छा, 1900 गुड्स की लिस्ट है सर, जो 10 बिलियन के एक्सपोर्ट में आते हैं। अमेरिका के कौन से गुड्स ऐसे हैं जिन पर 0% आएगा, इसकी क्लैरिटी किसी के पास अभी नहीं है सर। लेकिन ब्लैंकेट जीरो है, ऐसा नहीं है? नहीं सर, बिल्कुल हो भी नहीं सकता। देखिए, उसमें एक चीज में अगर आप इजाजत दे सौरभ, उन्होंने कहा है रिड्यूस और एलिमिनेट, ये नहीं कहा है एलिमिनेट। इंडिया विल आइदर रिड्यूस और एलिमिनेट टैरिफ्स ऑन यूएस प्रोडक्ट्स। तो इसलिए रिड्यूस आप करिए, 100 से लेकर 90 कर दीजिएगा, रिड्यूस कर दिया आपने। ठीक है, तो इसीलिए ये लेकर नहीं चलना चाहिए। फैलाया जा रहा है दरअसल, मेरे ख्याल से कुछ चीजें फैलाई जा रही है, दिस इज अ पॉलिटिकल एंगल जो भाई जो शुरू में उन्होंने कहा था राष्ट्रपति ट्रंप ने एलिमिनेट। और दूसरी चीज भी जो आपने कही थी उसके ऊपर बाद में आएंगे, जो हम $500 बिलियन इंपोर्ट करेंगे, अब कमिटमेंट नहीं है, उसमें है इंडिया इंटेंड्स टू। इंटेंशन इज वेरी डिफरेंट, डिप्लोमेटिक भाषा है। नहीं, दिस इज व्हाट आप देखिए लीगल कोर्ट्स में यही चीज आती है। अगर आप कहेंगे जो जाके आपने क्यों नहीं लिया 500, हमने कहा इंटेंशन था, इंटेंशन को हम नहीं कर उसमें मैं आता हूं, लेकिन आप कह रहे हैं कोई डील, आपने तो डील्स नेगोशिएट किए हैं, कोई डील ऐसे होती है कि साहब आपका सब जीरो, हमारा? अरे नहीं, कभी नहीं होती। ये खाली राष्ट्रपति ट्रंप का अपनी मागा बेस को बताने के लिए, जो जैसे सभी पूरी दुनिया को मैंने फतह कर लिया है, सबके ऊपर मैं हावी हो गया हूं, ऐसे हिंदुस्तान के ऊपर भी मैं हावी। तो ब्लैंकेट जीरो हमने उनको गुड्स पे नहीं किया है। अब एक सवाल आ गया, इलेक्शंस जो होने आपने कहा रिड्यूस, एलिमिनेट और रिड्यूस, तो बात होगी कुछ पे एलिमिनेशन, कुछ पर रिडक्शन, और वो हमारे फायदे के लिए होगा एलिमिनेशन। हाँ, अब सवाल मेरा वो ये जो आरोप है ऑपोजिशन का, खासकर कांग्रेस पार्टी का, कि आपका जो ट्रेड सरप्लस है उनके साथ करीब कोई 48 बिलियन यूएसडी का, ये मैं बता दूं। क्या ये ट्रेड सरप्लस जो है ये खत्म हो जाएगा, कम हो जाएगा, हम क्या नेट इंपोर्टर बन जाएंगे? इसका जवाब हमारे उस डायनामिज्म में है जो हमने डिप्लोमेटिकली शुरू कर दिया था जब हमारे ऊपर प्यूनिटिव टैरिफ लगे थे। हमने 40 देशों को आउटरीच किया, उनके साथ हमने मार्केट एक्सप्लोर किए उनके, और अपने एक्सपोर्ट्स को वहां डाइवर्सिफाई किया, अपने डोमेस्टिक मार्केट को हमने बूस्ट करना शुरू किया। और फिर सौरभ, जब ये ईयू के साथ हमारी मदर ऑफ ऑल डील्स हुई है, इसमें हमारा वहां बायलैटरल देश व्यापार जो है 27 देशों के साथ ईयू के, वो अभी $180 बिलियन है। इसको अगले 3 साल में बढ़ा करके डबल करने की बात है। जब ये डबल हो जाएगा तो अगले 3 साल में वहां से हमको लगभग $100 बिलियन यूएसडी का ट्रेड सरप्लस होगा। ऐसे आकलन उस एफटीए के माध्यम से जब हम बिंदुओं को पढ़ते हैं तो हमें समझ में आ जाते हैं, एक्सपर्ट्स इसके बारे में बात भी कर रहे हैं। इसके अलावा
अरब लीग के देशों के साथ 31 जनवरी को न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन जो आया है, उसमें अगले 3 सालों में अरब लीग के सदस्य देशों और भारत के बीच में 50 बिलियन यूएसडी का व्यापार अगले 3 वर्षों में किए जाने की बात है। वहां पर भी हम विन विन सिचुएशन में है, हम ट्रेड सरप्लस में आएंगे। यदि अभी पहली बात तो अमेरिका के साथ ये ट्रेड डील हो गई सौरभ, मान लीजिए ये नहीं भी होती तो हमने इंतजाम कर लिया था कि फेज्ड वाइज मैनर में अगले 3 साल में अमेरिका से जो हमारा ये 48 बिलियन यूएसडी का लगभग ट्रेड सरप्लस है, हम इसको कैसे दुगना कर लें दूसरे देशों और संगठनों के साथ व्यापार मैं करके। केवल इंडिया यूएस के रिस्पेक्ट में पूछ रहा हूं, आपको लगता है कि इस अभी भी सरप्लस बना रहेगा? सरप्लस में तो मेरे ख्याल से तभी से कमी आनी शुरू हो गई होगी जब से हमारे ऊपर प्यूनिटिव मेजर्स लगे। नहीं, कम हुआ है ना? होगा भाई। आज आप 48 बिलियन डॉलर के फायदे में हो, बना मोटा रहेगा मोटा, या लेकिन नहीं तो अब answer yes है। बना रहेगा, मुझे लगता है बढ़ेगा, Positive ही इस रहेगा, trade deal के बाद positive बढ़ेगा, ये ट्रेड सरप्लस बढ़ेगा। पॉजिटिव रहेगा। इसके पीछे के कारण बहुत सारे हैं सर। वो कंज्यूमर इकोनॉमी में काम कर रहा है। अमेरिका को इंडियन गुड्स चाहिए सर, जो सस्ता माल है, बासमती राइस है या हमारी टेक है, हमारे जो प्रोडक्ट्स यहां बनके फार्मास्यूटिकल, जेनेरिक, अप्रैल, ये जितने भी कपड़े जा रहे हैं, टेक्सटाइल और अप्रैल जा रहे हैं, ये उनका कंज्यूमर है और कंज्यूमर रिटर्न नहीं कर पाएगा उसको। हमको कच्चा माल चाहिए ना सर। विकासशील जब भी अर्थव्यवस्थाएं होती हैं वो कच्चे माल का केंद्र होती हैं। हम लोग एग्रीकल्चर के केंद्र हैं, टेक्सटाइल में, अपरेल्स में, या फिर हम कोई भी ऐसी चीज बना पाएंगे जो उनके यहाँ पर लेबर बनाने भी निकलेगी तो बहुत महंगी पड़ेगी, तो हमारे एक्सपोर्ट साइड होंगे। सर्विसेज भी जोड़ लें। एक ऐड करें इसमें सर जी। देखिए, उसमें एक चीज ये है, हमारी दोनों की जो इकोनॉमीज हैं, अर्थव्यवस्था है, वो कॉम्प्लीमेंट्री है, कॉम्पिटिटिव नहीं है। देखिए, जो हम आसियान के साथ जब करते हैं तो वो हमारे कंपटीशन है। हम भी वही बनाते हैं, वो भी वही बनाते हैं। हम यहाँ पर लेबर इंटेंसिव बनाते हैं, वहां पर लेबर इंटेंसिव कहाँ पर है? वहां पर तो सारा डेमोग्राफिक्स उनका जो है वो बिल्कुल ही हम बनाते हैं, वो खरीदते हैं, वो खरीदते हैं। दूसरी चीज है, अभी पिछले साल अगस्त में हमारे ऊपर टैरिफ्स जो थे वो 50% बढ़ा दिए गए, परंतु फिर भी पिछले साल का अगर आप आंकड़ा देखें, आपकी 86 बिलियन डॉलर वहां पर निर्यात था, इस बारी बढ़ाकर 93 बिलियन डॉलर 8% इंक्रीज हुआ है। टैरिफ के बनिस्बत, टैरिफ के बावजूद हमारा वहां पर इंक्रीज हुआ है। तो मैं कहता हूं हमारी रेजिलियंस बहुत है। आखिरी बात इसमें मैं ये कहूंगा, हमारी कंपेटिटिवनेस बढ़ रही है। हमने क्यों यहां पर 8 ट्रेड डील्स की हैं, ईयू के साथ, यूके के साथ, एफ्टा के साथ, न्यूजीलैंड के साथ, यूएई के साथ क्यों की है? क्योंकि हमारी कंपेटिटिवनेस बढ़ रही है। और इसीलिए अगला सवाल जो आपका ये होगा, वहां से जो हम आयात कर रहे हैं वो हमारे अपने फायदे के लिए है, क्योंकि हम टेक्नोलॉजी को कर रहे हैं, डेटा सेंटर्स को कर रहे हैं, जो यहां पर बनता नहीं है। तो हम जो वहां से आयात करते हैं वो भारत में बनता नहीं है, वो भारत के लिए किसी भी प्रकार के, हमारी इंडस्ट्री के लिए कोई भी उसमें हानिकारक नहीं है, हमारे फायदे के लिए। उसमें अगर हम 0% देते भी हैं तो हमारी जो इंडस्ट्री है वो और ज्यादा कंपेटिटिव। अभी आप एक बात कह रही थी, जो 500 बिलियन डॉलर हम उनसे खरीदेंगे, ऐसा हमने इंटेंट शो किया है। तो इसमें कॉमर्स मिनिस्टर जी कह रहे थे कि भाई जैसे हमारी एयरलाइंस के लिए 50 बिलियन के जहाज के ऑर्डर हुए हैं, 150 से 200 बिलियन यूएसडी तो आपका वहीं कंपेंसेट हो जाएगा। मतलब 100 बिलियन डॉलर के आसपास तो सिविल एविएशन का सामान हमको उनसे चाहिए। इसके अलावा टेक्नोलॉजी, एआई के लिए, डेटा सेंटर्स के लिए, ये सारे उनका कहना यह था कि हमें लगभग 300 बिलियन डॉलर ईयर इंपोर्ट हमको वैसे ही करना है। तो वो इसमें शामिल होगा। एग्जैक्टली वही इसमें शामिल है सौरभ। हो जाएगा, LNG, एनर्जी में जो आपसे कह रही थी, एनर्जी होगा वहां पर शामिल। तो इस तरह से यदि हम देखें तो यहाँ भी हमारी डिप्लोमेटिक विक्ट्री है। तो ये हमको अपनी जरूरत के लिए करना ही तो था। हम पहले ले रहे और थे। ये जो वेनेजुएला का हार्ड ऑयल है सर, इसको भी थोड़ा सा जोड़ लिया जाए। गाढ़ा तेल होता है, गाढ़ा तेल जो है ना सर, वो हमारी जामनगर रिफाइनरी में बहुत अच्छे से प्रोसेस हो पाता है। दुनिया की बहुत कम रिफाइनरी हैं जो उसको प्रोसेस कर पाती हैं, उनमें से इंडियन रिफाइनरीज इसके लिए बहुत उपयुक्त हैं और वो उसको भी अपने बिल में जोड़ेगा। अच्छा, वो भी अमेरिका के बिल में? अमेरिका, और वो हमारे लिए कोई सजा नहीं है? नहीं सर, वो कंपनियां टोटल जैसी जो कंपनियां वहां गई हैं वो अमेरिकी कंपनियां हैं जो वेनेजुएला से ले रहे हैं सौरभ। वेनेजुएला से हम पहले ही ऑयल एंड गैस ले रहे हैं। और वहां पर से नहीं ले रहे थे क्योंकि उनका प्रोडक्शन इतना नहीं था। अगर आप देखिए 2018 से, आखिरी बात इसमें यह कहूंगा, 2018 से पहले 10 बिलियन डॉलर का हमारा तेल वेनेजुएला से आता था। आपकी जामनगर की जो रिफाइनरी है, वर्ल्ड्स लार्जेस्ट रिफाइनरी, वो हेवी क्रूड को रिफाइन करने में। सर, अब इस पर से जुड़ा सवाल एक और फिर ये पॉलिटिकल सवाल है, मतलब अपोजिशन सवाल उठा रही है कि जैसे आपने कहा ये सारे अनाउंसमेंट्स ट्रंप ने की,
तुम ईरान से तेल नहीं खरीदोगे, ट्रंप ने कहा, आपने बंद कर दिया। पहले वेनेजुएला से खरीदते थे, उसने कहा नहीं खरीदोगे, हमने बंद कर दिया। अब उसने कहा रूस का नहीं खरीदोगे, आपने कम कर दिया। अब वो कह रहा है वेनेजुएला से खरीदो तो हम खरीदेंगे, कह रहा है 500 बिलियन डॉलर का सामान खरीदोगे, हमने कहा खरीदेंगे। तो अपोजिशन कह रहा है कहाँ गई आपकी ऑटोनॉमी, स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी कहाँ है? नहीं, फैसले तो वो ले रहा है आपके बिल्कुल है। देखिए, हम ये देखते हैं जो कहाँ पर से हम काम कर सकते हैं। जब ईरान के ऊपर सैंक्शंस लगाए 2018 में, हमने लेना बंद कर चाबार दिया। छोड़ दिया आपने? नहीं, अभी चाबार नहीं छोड़ा, अभी तो आएंगे, देखते हैं उसमें क्या होता है। परंतु 2018-2019 में हमने किया। उन्होंने कहा, उसी समय कहा था 2018 में, हम काटसा लगाएंगे ऊपर, आप S-400 रूस से मत खरीदिए। हमने खरीदना बंद किया? नहीं किया। अपनी स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी को हमने बरकरार रखा। 2022 में उन्होंने कहा आप तेल लेना बंद कर दीजिए, वहां से आया, यूरोपियन यूनियन से आया, हमने लेना बंद किया? नहीं बंद किया। तो इसीलिए हमारी स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी बिल्कुल बरकरार है और बहुत तेजी से उसमें बहुत सशक्त तरीके से वो काम कर रही है। तो इसीलिए हम देखते हैं, देखिए जहां तक वेनेजुएला का है, 2023-2024 में भी हमने वेनेजुएला से तेल खरीदा है। मैं आपको एक, अगर आप इजाजत दें, एक छोटा सा किस्सा बताता हूं। ये जो अभी सिसिलिया रोड्रिगेज हैं, वहां की एक्टिंग प्रेसिडेंट, वो पिछले साल यहां पर आई थी भारत में आई थी, इंडिया एनर्जी वीक फरवरी 2020 में। शी इज अ ग्रेट डिवोटी ऑफ सत साई बाबा। हाँ, तो बहादुर भी थे। और मैं उसके बोर्ड के ऊपर हूँ, मैनेजमेंट में हूँ। सो जब वो दिल्ली में थी, शी हैड कम श्री सत साई बाबा के आश्रम में उनको नमस्कार करने, आशीर्वाद लेने के लिए। आई हैड मेट हर देयर, और उन्होंने कहा हम तो तेल सप्लाई कर रहे हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। देखिए, जो भारत इतना ज्यादा मात्रा में वेनेजुएला से तेल नहीं ले रहा है, क्योंकि वहां पर प्रोडक्शन बड़ी कम हो गई है, उसके इंफ्रास्ट्रक्चर में कोई इन्वेस्टमेंट ही नहीं हुआ है। वहां पर करीब 1 मिलियन बैरल होता है, चीन बहुत ले लेता है, भारत उससे अलग ले लेता है। और मैं क्वालिटी इसमें ऑफ एक और ऑयल, ऐड कर दूं सर। क्वालिटी ऑफ ऑयल। वेनेजुएला में इंडिया की जो ONGC है, इसकी एक सब्सिडरी है ONGC विदेश, उसका सर बड़ा इन्वेस्टमेंट है, लेकिन वहां के सरकारी जो डिस्टर्बेंस था उसके चलते वो भी तेल निकाल के अपना जो इन्वेस्टमेंट है वो नहीं निकाल पा रही थी। हमारे लिए तो हमारी कंपनियों का लगभग $500 मिलियन का इन्वेस्टमेंट है। अगर वहां से तेल मिलता है तो हमारी कंपनियां वहां से प्रॉफिट कमा के और निकलेंगी। आप कह रहे हैं हमारा पैसा फंसा हुआ था, पैसा फंसा हुआ है सर, मैं- हमारा मतलब investment फंसा हुआ इन्वेस्टमेंट है हमारी, वहां पर ऑयल कंपनीज हैं, उसको अगर जब शांति होगी वहां पर, शांति तो फायदा स्थापित होगा। होगी, तो तब हमारे कंपनी काम कर मैं लेगी। एक बिंदु ऐड करूं जोड़ना सर? चाह रही हूँ। ये भी तो हो सकता है कि हम जो कर रहे हैं उस पे ट्रंप की रहती हैं निगाहें, क्योंकि सामने डिप्लोमेट बैठे हैं, और हम जो कर चुके होते हैं उसके बाद फिर वो अनाउंसमेंट्स लेकर के आते हैं। तो हमारे यहाँ विपक्ष को मौका मिल जाता है ये कहने के लिए कि हमारी स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी कहाँ गई। वेनेजुएला पे मैं एक लास्ट लाइन हाँ, कर दे रहा हूं, वो बिल्कुल, ये बिल्कुल। कि जैसे ही वेनेजुएला में मादुरो हटे, आप ऑब्जर्व करिएगा सर, इंडिया की ऑयल कंपनीज के शेयर हाइक पर गए थे। वो खुश हुए थे कि चलो अब हमारा फंसा पैसा बाहर निकलेगा। मैं ये ऐड कर रहा एक हूं। स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी पर देखिए, बात ऐसी है, जो जब यहाँ पर तेल लेने की बात होती है तो हम बिल्कुल उसके ऊपर फिक्स्ड हैं, उसके ऊपर हमने कोई वो नहीं किया है जो हम उसमें हटने वाले हैं। तो इसीलिए जो हमारे पास डिटेल्स होता है, प्रधानमंत्री ने क्या कहा है, 50% से 18%, क्योंकि वो हमारे पास डिटेल्स बहुत ही ठोस तरीके से है। और जो डिटेल्स हैं, जैसे अभी इन्होंने बताया, वो अभी मार्च में आने वाला है। लेट्स ठीक है वेट सर। फॉर द डिटेल्स। सर समय नहीं है, बट डील अच्छी है सर, बहुत अच्छी डील अच्छी है, बिल्कुल सर, बहुत बढ़िया। अब ये तो पैनल की राय कॉम्पिटिटिव है। एडवांटेज की राय है। जापान ही है जो हमसे कम। बहुत शुक्रिया एम्बेसडर साहब आपका, अंकित आपका, अंशु जी आपका बहुत धन्यवाद आज कॉफी पर कुरुक्षेत्र में आने